हे मेरे क्लास 10 के रॉकस्टार, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पे। मोस्ट ऑफ द बच्चों के आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे, कितनों के चल रहे होंगे। तो जिनके एग्जाम हो चुके होंगे उनके रिजल्ट भी आ चुके होंगे और जिनके नहीं हुए होंगे उनके भी आ जाएंगे। अब रिजल्ट आने के बाद दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो खुश होते हैं, जो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, जो मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। बट एक सेगमेंट ऐसा भी होता है जहां पर बच्चे लॉस्ट फील कर रहे होते हैं, मायूस फील कर रहे होते हैं, हारा हुआ फील कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि अब हम यहां से क्या करें। उनको लगता है कि जो हाफ ईयरली में है वही फाइनल एग्जाम में भी मेरे नंबर आने वाले हैं। और यहां बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है, हाफ ईयरली के मार्क्स को सीरियसली ले लेते हैं कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। उसे एनालाइज नहीं करेंगे, उससे बस फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। बट सत्य यह है कि जो अभी नंबर आए हैं वो आपका सत्य है, उसे स्वीकारिए। आपने जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक मेहनत की थी उसका रिपोर्ट कार्ड है वो, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि यही नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं या ये नंबर डिसाइड करेंगे कि आप आगे नहीं कर सकते या आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हाफ ईयरली के रिजल्ट का। और जब आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या गलत कर रहे थे और आपको क्या सही करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट को एनालाइज करना है और किस तरीके से आगे के लिए एक सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाना है और उस प्लान को फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना होता, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है। तो भैया आपके कितने भी मार्क्स आए हो, 5 मार्क्स आए हो, 10 मार्क्स आए हो या फिर आपने 80 में से 80 स्कोर किया है, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप अब यहां से क्या करना चाहते हैं। देखिए ये नंबर्स जो होते हैं ना, ये एग्जाम के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स के जो नंबर होते हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में जुड़ने नहीं वाले होते। इसका आपके फाइनल एग्जाम में कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला होता। तो भैया आप ये देखिए ना कि आपने जब ये पेपर दिया तो आपके नंबर कहां कटे, कहां लीक हुए, और उस चीज को एनालाइज करो कि भैया मैंने एमसीक्यू में ज्यादा नंबर कटने दिए या मेरे ज्यादा नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कटे या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कटे। जब ये चीज आपको पता चलती है, ये प्रॉब्लम पता चलती है, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया अगर मेरे एमसीक्यू में कटे हैं तो यानी कि मेरा कंसेप्ट हिला हुआ है। अगर मेरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कटे हुए हैं यानी कि मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख पा रहा हूं। और अगर मेरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कटे हैं तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि भैया कंसेप्ट भी हिला हुआ है और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कितना लिखना है। देखिए कंसेप्ट तो सब में ही आएगा कि कंसेप्ट हिला हुआ है, बट एक और रहता है कि आपका प्रेजेंटेशन भी वीक रहता है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नंबर कट जाते हैं। तो यहां से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन स्टेप 2 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जब मिस्टेक मुझे पता चल गई है तो मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, ये आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, रिजल्ट आ जाता है, आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है और जो वीक सब्जेक्ट होता है, दोनों में ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कौन सा है, आपका वीक सेगमेंट कौन सा है। तो यार यहां से आपको ये चीज बिल्कुल पता चल जाती है कि किस एरिया पे आपको ज्यादा वर्क करना है, कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है। आप अपने वीक सेगमेंट को नहीं छोड़ सकते ये सोच के कि चलेगा ये छोड़ देता हूं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग करता हूं। इस तरीके से आप 90-95 स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको ज्यादा टाइम वहां बिताना पड़ेगा, उन कंसेप्ट पे बिताना पड़ेगा जो वीक है। कैसे करोगे यार, वन शॉट देख लीजिए, वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, इंटेक्शन बैक, देन एग्जाम्पलर लगाइए, देन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, देन सिंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपके जो वीक पोर्शन होंगे वो भी स्ट्रांग बनते जाएंगे और जब फाइनल एग्जाम आएगा उससे पहले आपके ये पोर्शन स्ट्रांग हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसेस फॉलो की है। ठीक है। स्टेप 3 है, आप अपनी मिस्टेक्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहां पर हम मिस्टेक्स को 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। पहली होती है केयरलेस मिस्टेक। यहां पे आप कैसे मिस्टेक करते हो, यार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आंसर ढंग से नहीं लिखा, आंसर ढंग से लिख लिया तो आंसर गलत लिख दिया जो फाइनल आंसर आता है, या भैया आपने प्रेजेंटेशन की मिस्टेक कर दी है, या भैया आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करती है। तो ये सारी मिस्टेक जो है वो केयरलेस मिस्टेक की कैटेगरी में आती है। दूसरी होती है कंसेप्चुअल मिस्टेक। यहां पे भैया लाल घंटी बजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुद्दा जो है ये परेशानी का है। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट वीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि जब मेरा कंसेप्ट वीक है तो पहले मैं उसे स्ट्रॉन्ग कर लूँ। ठीक है। कंसेप्ट वीक रहता है, आप कुछ भी लिख देते हो, पूछा कुछ और होता है, लिख कुछ और देते हो, नंबर नहीं मिलते, सोचते हो भैया मुझे तो मिलने चाहिए थे। ठीक है, यहां पे आप गलती कर देते हैं। तीसरी मिस्टेक होती है टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक, कि भैया आप टाइम एग्जाम में प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की ये मिस्टेक रहती है
कि फाइनल एग्जाम में आपका पेपर छूट जा रहा है। और ये थ्रू आउट द ईयर रहता है, हर एग्जाम में ये रहता है कि आपका पेपर छूट रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे कि कितना टाइम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। आप बोलते हो भैया एमसीक्यू लेंदी आए थे, लास्ट में भी बहुत लेंदी था, पेपर ही बहुत लेंदी था, छूट गया। भैया एमसीक्यू लेंदी आते हैं मान लेता हूं, लेकिन फिर कुछ और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाद में इजी होते हैं, जहां पे कम टाइम में हो जाता है। तो ये एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा होता है टीचर, वो उसी तरीके से सेट करता है कि स्टार्टिंग में वो आपका टाइम खरीदे ताकि आप पैनिक हो। ऐसा भी होगा कभी वो और में 2 ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पहला क्वेश्चन इजी होगा बट लेंदी होगा, तो आप एक्साइट होकर वो करने लग जाओगे। पर दूसरा क्वेश्चन इजी भी होगा और कम टाइम में भी हो जाएगा, बट हम वहां ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे जो टीचर पेपर सेट कर रहा होता है ना, वो बस आपका टाइम खरीदना चाह रहा है ताकि आप पैनिक हो जाओ, वहां पे आपके कुछ नंबर्स के क्वेश्चन छूट जाए। देखिए सिलेबस वही है, वहां पे ज्यादा ट्विस्ट हुआ नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो टीचर सेट करता है ना पेपर, वो यहाँ पे गेम खेलता है कि आपका टाइम खरीदने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन दो जिसमें आपका टाइम यूटिलाइज होगा, बाद में आप पैनिक होंगे, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी वहां पे टेस्ट होती है। ठीक है, चलिए जब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी मिस्टेक्स किस किस एरियाज में हो रही है, उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार लो। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को वापस से कर लो। अब यहाँ पे आप पूरे ध्यान से करेंगे, विदाउट एनी स्ट्रेस करेंगे, विदाउट एनी टेंशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट्स में गलत हुए हैं सबको आप सही कर देंगे, बट क्वेश्चंस को मार्क करके रखेंगे, बिकॉज रिवीजन के टाइम पर ये काम आएंगे। जब मैं रिवीजन कर रहा हूँगा तो मैं देखूंगा कि भैया ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें मैंने ये गलती की थी। तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज फ्रेश हो जाती है एंड वो मिस्टेक आप वापस से नहीं करते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप अपने क्लास के एवरेज से कंपेयर कर सकते हो, क्लास के टॉपर से कंपेयर कर सकते हो। देखिए हाफिली का रिजल्ट आया होगा, आपको पता है आपकी क्लास में टॉपर कौन है, आपको पता होगा कि एवरेज कितना हुआ है। तो भैया अगर टॉपर का स्कोर 90 है, एवरेज भी 83-85 के अराउंड है, आप ही 70-75 लेकर आ रहे हो, इसका ये मतलब है कि पेपर तो इजी था बट आप स्टिल स्कोर नहीं कर पाए। तो ये जो है ये कंसर्न का एरिया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता है कि भैया क्लास का टॉपर जो है 85 स्कोर करता है, एवरेज भी 80 के अराउंड है, आपके 78-79 आ रहे हैं, तो फिर इससे ये प्रूफ होता है कि भैया आप मेहनत कर सकते हो, तो और नंबर आपके आएंगे। तो इसको आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अब यहां से बच्चे क्या होते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, मेरे 79 आए, टॉपर के 95 आए। आपको टॉपर के नंबर्स को एज अ बेंचमार्क देखना है, आप उससे डीमोटिवेटेड मत फील हो। आप बस देखें कि मुझे वहां तक जाना है, उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप के फाइनल एग्जाम में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव वे में लोगे तो भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हो कि भैया आप अपना विनाश चाहते हो। विनाश चाहते हो तो टॉपर के नंबर देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो पॉजिटिव वे में टॉपर के नंबर देखो। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान में आप क्या करोगे, देखिए आपको पता है कि भैया आपने जब मिस्टेक ब्रेकडाउन की थी, आप किस किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हैं, तो केयरलेस मिस्टेक को आप कैसे कम कर सकते हो। केयरलेस मिस्टेक्स को आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे, कुछ पेपर्स आप ऐसे सॉल्व करोगे कि आप फाइनल एग्जाम ही दे रहे हो। 3 घंटे का टाइम लीजिए, प्रॉपर सेटिंग कीजिए एंड प्रॉपर उस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर करते हैं तो फिर आपकी जो ये केयरलेस मिस्टेक है वो निकलती है। और जब आप रफ में भी काम कर रहे होते हो ना, तो ऐसा काम कीजिए कि आप फेयर में कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल सुधरता है, कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप कैलकुलेशन आधे में छोड़ लेते हैं कि एग्जाम में करेंगे, और एग्जाम में जब करने जाते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में। यहाँ तो भैया कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने कंसेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कीजिए। कैसे होगा, वीडियो देखने से नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने से। यस, वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का रिवीजन करो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज करो। जब ये पूरा सेट ऑफ प्रोसेस आप करते हो ना, तब जाके आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो यार, जब पेपर देने जाते हो ना तो 15 मिनट मिलते हैं स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। ये 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा सेक्शन पहले करेंगे। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि भैया मेरा कौन सा सेक्शन है जो मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूं। तो उसी ऑर्डर में आप क्या करेंगे, पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और ऐसी कोई भी जगह जहां आपको लग रहा है कि ये मुझे आता था बट नहीं हो रहा है अभी, छोड़िए,
सेकंड राउंड जब आप करने आएंगे तब उसमें उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बट एक क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा 2 या 2.5 मिनट से ज्यादा उसमें मत दीजिए। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब भी आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5 मिनट के क्वेश्चन है तो इतने टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ऑन एन एवरेज इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो उससे आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स में एक क्वेश्चन खत्म करना है। तो ये सारी जब चीजें आपके माइंड में रहती हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली आपका अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और पेपर छूटता नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भैया आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा। अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी चल रही है उसको देखना पड़ेगा कि भैया ये सही से चल रही है कि नहीं चल रही, जो मैं प्लान्स बना रहा हूँ वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या इसमें और किसी चीज़ की गुंजाइश है, क्या इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है। अगर नहीं चल रही है तो और देखिए मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं ना तो फाइनल एग्जाम में इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि भैया ये बच्चा इसने स्कोर कर लिया, भाई हाफ ईयरली में तो ये कहीं तक नहीं था और फाइनल एग्जाम में ये कैसे आगे आ गया। और जो सपना आपका सपना था ना वो सपना सच होगा, बट कैसे, जब आप ये बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे डेली। इस स्ट्रैटेजी को जब आप फॉलो करेंगे ना तो फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। जो आपने सोचा था वही होगा और जो आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी होगी, जो आपने सोची थी वो खुशी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू।